देखो भाई लिक्विड सॉल्यूशन में जो नोटिस किया है मैंने कि तुम देखोगे तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो आ रहे हैं जेईई एडवांस में वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आ रहे हैं, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर हो या रिलेटिव लोडिंग। तो जो ज़्यादातर आ रहा है वो किससे आ रहा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। इसके बाद सेकेंड जो मैंने नोटिस किया है जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं तुम्हारे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से कि क्या एग्जांपल्स वगैरह हैं, डेफिनेशंस है उससे रिलेटेड। तो ये दो पार्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हेनरी लॉ से अगर देखें तो एक बार आया है जेईई एडवांस में क्वेश्चन, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं दिखा है। जेईई मेन वगैरह में आते रहे, जेईई एडवांस में नहीं दिखा है। तो अभी वो क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे, प्लस साथ में कवर करते हुए चलते हैं उन चीज़ों को जहाँ पे हमें फोकस करना है, ठीक है। तो देखो कि तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है राउट लॉ, बेसिक बातें नहीं करेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वो सब बेसिक चीज़ें तुमको पता है। तो तुमने राउट लॉ पढ़ा हुआ है, क्या होता है राउट लॉ? राउट लॉ एक तो किसी आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, और आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड है तो राउट लॉ ये बोलता है कि किसी आइडियल सॉल्यूशन में, मतलब अगर कई सारे वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट हैं तो उनमें जो वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का आएगा सॉल्यूशन में वो उसकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। राउट लॉ क्या बोलता है कि कोई लिक्विड सॉल्यूशन है आइडियल नेचर का, उसमें प्रेजेंट किसी वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लिक्विड सॉल्यूशन में। दिस इज कॉल्ड राउट लॉ। अब कैसे बनता है ये आखिर, तो ज़रा देखते हैं। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास एक ये कंटेनर है, हमारे पास एक ये कंटेनर है। अब कंटेनर में हमने दो लिक्विड्स ए बी ले लिए और दो लिक्विड्स ए बी ले लिए हैं, तो भाई इनकी टेंडेंसी तो वेपराइज होने की होगी। और जब वेपर में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो वेपर से उनके लिक्विड में आने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी, इसका मतलब कंडेंस होने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। तो लिक्विड सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट की वेपराइजेशन की टेंडेंसी भी होती है और वेपर में जो प्रेजेंट है उनकी नीचे आने की भी टेंडेंसी होती है। तो अब अगर मान लो हम कंपोनेंट ए के लिए बात करें तो कंपोनेंट ए की वेपर में जाने की टेंडेंसी, वेपर में जाने का रेट क्या होगा? इसको हम रेट ऑफ इवेपरेशन बोल सकते हैं। वेपर में जाने के रेट को क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ इवेपरेशन। और ये किस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ इवेपरेशन? मोल फ्रैक्शन पे। भाई जितना ज़्यादा होगा कंपोनेंट उतनी ज़्यादा इवेपरेट होने की टेंडेंसी होगी। तो रेट ऑफ इवेपरेशन अगर देखो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू के। तो हमने मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ए के लिए हम क्योंकि लिख रहे हैं तो हमने एक्से से रिप्रेजेंट कर दी। क्लियर है? अच्छा, इसी के अगर वेपर में है मॉलिक्यूल्स तो उनकी लिक्विड में आने की टेंडेंसी मीन्स रेट ऑफ कंडेंसेशन, वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा वेपर का मोल फ्रैक्शन बोलो, या ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन है कि वेपर के अंदर जितना उसका प्रेशर है। देखो वेपर में जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतनी नीचे आने की टेंडेंसी होगी कंडेंसेशन की, राइट। तो कुल मिला के ऐसे बोल सकते हैं कि वेपर में जितना उस कंपोनेंट का प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा कंडेंस होने की टेंडेंसी होगी कि नहीं। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन तुम बोल सकते हो यहाँ से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर। ए के लिए इस प्रेशर को हम पी ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो हमको पता है कि कांस्टेंट आता है, तो रेट ऑफ इवेपरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट ऑफ इवेपरेशन इनटू एक्स ए। और रेट ऑफ कंडेंसेशन को क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट ऑफ कंडेंसेशन और इनटू पी ए लिख सकते हैं। तो ये रेट ऑफ इवेपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन है। अच्छा, तुम्हें पता है कि इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम पर ये रेट्स इक्वल होते हैं कि नहीं? और इक्विलिब्रियम पर अगर ये रेट इक्वल होंगे तो रेट ऑफ इवेपरेशन
और रेट ऑफ कंडेंसेशन को हम इक्वल बोल सकते हैं। रेट ऑफ इवेपरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन को हम इक्वल बोल सकते हैं। तो जब इक्वल लिखोगे तो रेट ऑफ कंडेंसेशन है Kc इंटू प्रेशर ऑफ ए और रेट ऑफ इवेपरेशन है Ke इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, राइट। तो अब इस केस में तुम देखो ध्यान से, तो तुम्हें नज़र आ जाएगा कि अगर हम Pa की वैल्यू निकालते हैं तो Pa कितना आ रहा है, Ke बाई Kc इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ रहा है कि नहीं। एंड दिस इज़ राउल्ट लॉ। अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में अगर लाएं तो तुम ऐसे देखो कि अगर मान लो कंपोनेंट ए प्योर हो, मतलब अगर XA की वैल्यू 1 के बराबर हो, तो उस केस में ऊपर जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, प्रेशर Pa नॉट के बराबर होगा। प्योर ए का प्रेशर Pa नॉट लिखते हैं। तो XA की वैल्यू अगर 1 है तो तुम बोल सकते हो कि Pa की वैल्यू Pa नॉट होनी चाहिए। तो अगर ये वैल्यू ऊपर डालें तो Pa नॉट इक्वल टू Ke बाई Kc और इंटू XA, और XA की वैल्यू क्या है 1। इसका मतलब हमें दिख रहा है कि Ke बाई Kc जो रेशियो है कांस्टेंट का वो किसके बराबर है, Pa नॉट के बराबर। तो अगर ऊपर वैल्यू डालें तो तुम ऐसे लिख सकते हो, इसको 1 बोल लो, लाइक इसको 2 बोल लो, तो Ke बाई Kc की वैल्यू डाल लें तो ये हो जाएगा Pa इक्वल टू Pa नॉट XA। तो यहाँ से इस तरीके से ये राउल्ट लॉ बनता है, जो हम बात करते हैं कि प्रोपोर्शनल टू XA होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट होगा। वो बेसिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन से आता है कि जब रेट ऑफ इवेपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में Pa की वैल्यू Pa नॉट XA आएगी। तो यही हमसे राउल्ट लॉ बोलता है कि किसी कंपोनेंट का प्रेशर उसमें जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का उस वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है पॉइंट। अब एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि ये काम आती रहती है कई जगह पर। जैसे तुम अगर देखो कि हम अगर इसी कंपोनेंट के लिए बात करें, ए कंपोनेंट के लिए जो हम राउल्ट लॉ लगा रहे थे, तो इसी कंपोनेंट ए के लिए अगर हम बात करें तो ए के लिए बात करें तो तुम ऐसे देखो कि जो रेट इवेपरेशन का है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पर। तो वो रेट तो कांस्टेंट होगा ना, रेट ऑफ इवेपरेशन। रेट ऑफ इवेपरेशन मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और थोड़े बहुत पार्टिकल निकल जाएंगे तो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पे तो कोई फ़र्क आने वाला नहीं, क्योंकि वो तो निग्लिजिबल है जो जा रहे हैं। तो रेट ऑफ इवेपरेशन तो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, रेट ऑफ कंडेंसेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, ऊपर जो प्रेशर आ रहा है। तो स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल जब वेपराइज होकर ऊपर जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं, और प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट ऑफ कंडेंसेशन टाइम के साथ बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते जब ये रेट ऑफ इवेपरेशन के बराबर हो जाएगा तो दैट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है ना। और वहीं पर हम ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं राउल्ट लॉ से, जो प्रेशर की वैल्यू निकाल रहे हैं। पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये राउल्ट लॉ होता है। अब नाउ कोई लिख तो नहीं रहा। अब नाउ बात करते हैं, ये क्या जो पॉइंट मैंने बोला ये काम आता है कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसमें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, हमें पता है कि अभी बात हुई कि सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, बट उसमें कुछ सेलेक्टेड चीज़ों पर मैं बात करूंगा जहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, या जो डाउट वाले कुछ पॉइंट्स होते हैं कंफ्यूजन दे सकते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हैं। पहला तो रिलेटिव लोवरिंग, फर्स्ट है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, एक बात मैं नोटिस करा दूं, इन चारों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो, अरे नहीं, ऊपर वाले तीनों से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से कम आए हैं। ऊपर वाले जो 3 लिखे हैं इनसे ज़्यादा आए हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से कम। जबकि फार्मूला लगाने में कौन सा अच्छा लगता है ज़्यादा? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उससे जो भाई एनालिसिस है उसकी बात कर रहे हैं, अच्छा क्या लगता है वो अलग चीज़ है। तो इससे कम क्वेश्चन आए, फिर भी हम लोग काम की बात चारों में कर लेंगे। देखो, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में अगर हम बात करें तो हमें पता है कि अगर हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उस केस में क्या होता है, वेपर प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और इसी डिक्रीज को इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में मेज़र करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे अगर हम बात करें कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है P0 और इसमें थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद वेपर प्रेशर हो गया P, तो P0 माइनस P ये हो गया डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, और इसी को अगर इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में देखोगे तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डिक्रीज या रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है ना? और ये किसके बराबर होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होती कि नहीं? अच्छा, अब अगर सॉल्यूट डिसोशिएट या एसोशिएट हो रहा है तो उस केस में प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कुछ डिफरेंट नज़र आती है सॉल्यूशन में। तो मोल जितने भी सॉल्यूट के ऐड किए थे तुमने थ्योरेटिकली, सॉल्यूशन में कितना नज़र आएगा? I टाइम्स नज़र आएगा कि नहीं? तो अब इसी को और डिटेल में अगर लिखना है तो हम I इंटू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन I इंटू मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। इसी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को इफेक्टिवली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि ज़्यादातर सॉल्यूशन, भाई आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? डाइल्यूटेड होते हैं कि नहीं? हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस जो होते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। अब हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस अगर आइडियल होते हैं तो उस केस में नीचे जो टर्म लिखा हुआ है वो इफेक्टिवली क्या नज़र आएगा तुम्हें? वो नज़र आएगा मोल ऑफ सॉल्वेंट के बराबर ही ना। तो ये वैल्यू इफेक्टिवली तुम्हें ऐसे दिख सकती है कि I इंटू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं उसमें ये अप्रॉक्सीमेशन लगता ही है। तो ये तो हो गया रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा भाई, वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है आखिर? वैसे तो हमें पता है फार्मूले से कि कम कैसे हो जाएगा, लेकिन कम क्यों हो जाता है? कम ऐसे हो जाता है कि भाई मान लो ये वेसल है, अब इस वेसल में ये सॉल्वेंट भरा हुआ है, इसमें हमने सॉल्यूट भी डाल दिया, तो सॉल्यूट तो इस सॉल्वेंट में होमोजीनियसली मिक्स होगा कि नहीं? और होमोजीनियसली मिक्स होगा तो सरफेस का भी कुछ फ्रैक्शन वो ऑक्युपाई करेगा। ठीक है ना? आप सरफेस का भी कुछ फ्रैक्शन ऑक्युपाई करेगा तो मॉलिक्यूल के जो वेपर में जाने की टेंडेंसी थी, क्योंकि सरफेस का कुछ फ्रैक्शन ऑक्युपाई हो गया तो वो टेंडेंसी रिलेटिवली कम हो जाएगी कि नहीं? तो वेपर में जाने की रिलेटिव टेंडेंसी कम हो रही है, इस वजह से वेपर प्रेशर की वैल्यू भी कम हो रही है। इसका मतलब कुल मिला के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब तुम डालते हो तो वो रेट ऑफ इवेपोरेशन की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, और इस वजह से तुम्हें ये रिलेटिव लोवरिंग देखने को मिलती है। मतलब ये जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, ये सारे पॉइंट क्या होते हैं कि कई बार जेईई एडवांस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत, और उसमें एक एक कहीं ना कहीं पॉइंट टिका देते हैं जो गड़बड़ कर देता है। तो इसलिए ध्यान से सुनो, इसलिए ऐसे पॉइंट्स पे ही बात कर रहे हैं। बेसिक कैलकुलेशन करनी तुम्हें आती है, वहाँ पे हमें कोई बात ही नहीं करनी, वो सब तुम सीख चुके हो ऑलरेडी। क्लियर है पॉइंट? ये छोटे छोटे पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान रखना। तुम्हें पता है यूट्यूब पे मिल ही जाएगा वीडियो ही बाद में, लेकिन लाइव क्लास में जो चाहो तुम जैसे चाहो पूछ सकते हो, और कुल मिला के समझ में ज़्यादा आती चीज़।
यूट्यूब पे तो फिर देखते भी नहीं ध्यान से, अरे 5 सेकंड आगे बढ़ा दें, 20 मिनट आगे बढ़ा दें। चलो अच्छा ठीक है, ये पॉइंट हो गया रिलेटिव लोवरिंग। नाउ दूसरी बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। तो अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई। बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का जब उसका वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, दैट टेम्परेचर फॉर द लिक्विड इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड के लिए वो टेम्परेचर है जब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक, अब अगर किसी लिक्विड में, मतलब ये तो हो गया डेफिनेशन। अब तुम्हें पता है कि जो ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड होंगे उनकी वेपर में जाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो उनको तुम थोड़ा सा ही हीट करोगे तो उनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जैसे तुम सिंपल एग्जांपल वाटर और बेंजीन की बात कर लें, तो वाटर और बेंजीन में तुम्हें पता है कि ज़्यादा वोलेटाइल कौन है, बेंजीन है, मोर वोलेटाइल, क्योंकि वाटर में तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, जिसकी वजह से वेपर में मूव करने की टेंडेंसी पार्टिकल की कम हो जाती है। तो बेंजीन मोर वोलेटाइल है, वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा होता है। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट H2O का बेंजीन से ज़्यादा आएगा। तो देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो पता ही है कितना होता है, 100 डिग्री, बेंजीन का लगभग 78 के आसपास। ठीक है ना। तो जो ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड होंगे उनका वेपर प्रेशर, बस अटक गए, ज़्यादा वोलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो बस याद कर लो, ये कभी कभी हो सकता है पूछ दिया जाए जेईई मेन में भी कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, एग्जांपल देके। ठीक है। अब हम जब किसी वोलेटाइल लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है कि नहीं, और वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो हमें इसे ज़्यादा हीट करना पड़ेगा बॉयल कराने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। और इसी डिफरेंस को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला क्या आता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलेलिटी होता है, बट इफेक्टिव क्या आता है, आई इंटू के बी इंटू मोलेलिटी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ये फार्मूला है। अब अगर ग्राफ से हम जाएं, क्योंकि ये ज़रूरी है जेईई एडवांस के लिए जब बात कर रहे हैं, तो ग्राफ में ये वाला डायग्राम जो है दिस इज़ कॉल्ड फेज डायग्राम। ठीक है ना। और ये फेज डायग्राम क्या है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर होता है, जो अलग अलग टेम्परेचर पर डिफरेंट फेजेस के क्या क्या वेपर प्रेशर होंगे, कौन सा फेज किसी प्रेशर टेम्परेचर वाली कंडीशन में स्टेबल होगा उसके बारे में बताता है। तो मान लो इसको ऐसे लिख देते हैं, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे कौन सा फेज होगा स्टेबल, सॉलिड, OA और OB के बीच लिक्विड, और नीचे गैस। ठीक। अब तुम मान लो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो ग्राफ दिख रही है, ये तुम्हारा लिक्विड का वेपर प्रेशर शो कर रहा है। ये ग्राफ क्या कर रहा है, लिक्विड का वेपर प्रेशर शो कर रहा है। इसका मतलब कि अगर तुम बोलो कि ये प्रेशर है एक्सटर्नल, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर लाने के लिए लिक्विड का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो एक्स एक्सिस बताएगी कि ये एक्सटर्नल प्रेशर लाने के लिए लिक्विड का टेम्परेचर ये होना चाहिए, राइट। अच्छा, जब तुम मिलाओगे कोई नॉन वोलेटाइल तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज़ होगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह से ये ग्राफ जो है OB वाला वो थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाता है, और ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो तुम इसमें देख सकते हो कि भाई पहले वेपर प्रेशर लिक्विड का था ये, लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद सेम टेम्परेचर पे अब इसका वेपर प्रेशर दिख रहा है नीचे, और इसी वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमें इसको ज़्यादा हीट करना पड़ रहा है। तो ज़्यादा हीट करना पड़ रहा है तो सेम एक्सटर्नल प्रेशर हमें अब
इस वाले टेम्परेचर पर मिल रहा है। तो ये टेम्परेचर हो गया नया बॉइलिंग पॉइंट, जिसको तुम TB डैश बोल सकते हो, और ये वाला है पुराना बॉइलिंग पॉइंट जिसको तुम TB से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और TB डैश माइनस TB क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो तुम जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे ये वाला ग्राफ उतना नीचे होता जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हमारे पास ये रिज़ल्ट है, इसकी मदद से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का पता लगा सकते हैं। अब ये नॉर्मल बातें छोड़ के काम की बात पे आते हैं, अलग वाली। देखो, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट पर ये सॉल्वेंट नीचे है प्लस सॉल्यूट, हीट करोगे तो वेपराइज कौन होगा? सॉल्वेंट वेपराइज होगा ना, सॉल्यूट तो वेपराइज होता नहीं। तो जो तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट पर इक्विलिब्रियम नज़र आती है वो इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच दिखेगी? सॉल्वेंट के लिक्विड फॉर्म और उसी के गैस फॉर्म के बीच दिखेगी। इक्विलिब्रियम दिखेगी किसमें? सॉल्वेंट का लिक्विड फॉर्म और उसी का गैस फॉर्म। ये इक्विलिब्रियम तुम्हें दिखेगी एट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन आता रहता है स्टेटमेंट के फॉर्म में कि बॉइलिंग पॉइंट पर सॉल्वेंट का लिक्विड फॉर्म और उसी का गैस फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पर होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अब मान लो कि अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी सॉल्यूशन का 101 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 101 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या 101 डिग्री सेंटीग्रेड पे पीछे आ रहा है, बता दिया करो, 101 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या ये पूरा वेपराइज हो जाएगा? नहीं, जब तुम 101 पे पहुंचोगे तब तो इक्विलिब्रियम आएगी। और मान लो तुमने बढ़ा के 102 कर दिया, तो 102 पे ऐसा नहीं है कि पूरा वेपराइज हो जाएगा। 102 पे उतना सॉल्वेंट वेपराइज होगा जितने में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या मोलैलिटी ऐसी हो जाए जिसका बॉइलिंग पॉइंट अब 102 नज़र आए। गर्म करके 103 पहुंचा दिया तो थोड़ा और वेपराइज हो जाएगा, इतना वेपराइज होके निकलेगा जितने में नया जो सॉल्यूशन बचा है नीचे उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी कंसंट्रेशन इतनी हो कि बॉइलिंग पॉइंट 103 नज़र आए। इसका मतलब किसी एक टेम्परेचर पे पूरा वेपराइज नहीं होता, धीरे धीरे वेपराइज होता जाता है जैसे जैसे बढ़ाते हो। और अगर इसी की जगह वाटर होता प्योर, तो वाटर होता 100 डिग्री के ऊपर ले जाते, मान लो 1 atm पे, तो पूरा का पूरा गैस बन जाता, पूरा का पूरा वेपराइज हो जाता। तो ये डिफरेंस है दोनों में। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। नाउ इसी तरह अगर हम देखें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना तुम कि जैसे डेल्टा TB तो I इंटू KB इंटू मोलैलिटी आ गया। अब KB की वैल्यू याद है क्या होती है? RTB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H वेपराइजेशन बाई मोलर मास। R तो गैस कांस्टेंट है, TB जो है बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का है, ठीक है ना, और डेल्टा H वेपराइजेशन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है सॉल्वेंट की। ठीक है, तो इस तरीके से ये फार्मूला है, याद रखना। डेरिवेशन पे हमें कोई जाने की जरूरत नहीं, फेज डायग्राम से ही डेरिवेशन आता है, बट उसकी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं ना कहीं अभी तक यूज़ आया है किसी क्वेश्चन में। ना इसी तरह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड का जब लिक्विड उसकी सॉलिड फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में हो, या और बेटर तरीके से बोलें जब लिक्विड एंड सॉलिड के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएं तभी इक्विलिब्रियम आएगी, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। जब हम किसी वोलेटाइल लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उल्टा बोल गए,
फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू डिक्रीज होती है जब तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि जब लिक्विड में तुम्हारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आता है तो लिक्विड का वेपर प्रेशर नीचे हो जाता है, और वेपर प्रेशर नीचे हो जाता है तो इसका मतलब लिक्विड की सॉलिड में जाने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो तुम्हें टेम्परेचर थोड़ा और डिक्रीज करना पड़ता है, तब वो लिक्विड की सॉलिड में जाने की टेंडेंसी उतनी ही आ पाती है जितनी कि सॉलिड की लिक्विड में आने की टेंडेंसी है। तो वो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम वाला थोड़ा नीचे शिफ्ट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भाई क्या था रिजल्ट? डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है ना, सेम वही रिजल्ट है, दोनों पे अप्लाई होता है उसी टाइप का। के एफ के बी की वैल्यू अलग है। के बी को क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और के एफ क्या है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, कैसा भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है उसके लिए। के बी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इसको मोलल इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और के एफ क्या है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो कैलकुलेशन तो सेम ही रहेगी, लेकिन अब जरा हम इक्विलिब्रियम पर बात करते हैं। देखो, जब तुम फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे जाते हो तो क्रिस्टल बनना शुरू होते हैं। तो क्रिस्टल किसके बनना शुरू होते हैं? सॉल्वेंट के। इसका मतलब जब फ्रीजिंग पॉइंट पे हो तो जो इक्विलिब्रियम नज़र आती है वो सॉल्वेंट के ही सॉलिड और उसी के लिक्विड फॉर्म में नज़र आती है इक्विलिब्रियम। सॉल्यूट में इक्विलिब्रियम नहीं होती। फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉल्वेंट के लिक्विड फॉर्म और उसी के सॉलिड फॉर्म के बीच इक्विलिब्रियम होती है। नाम किसका? के एफ का तो हो गया मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है ना। और ऊपर के बी का भी लिख दें, कहाँ गया? इसका है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है भाई। अच्छा, काम की बात, फ्रीजिंग पॉइंट पे जो हम बात कर रहे हैं, जब लाते हैं टेम्परेचर तो सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म और उसका लिक्विड फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पर होते हैं। देखो, हम बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम वो रिफाइंड जो पॉइंट हैं जहाँ पे एडवांस लेवल पे बात होती है उन पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। ठीक है ना। एडवांस के क्वेश्चन भी अभी देखेंगे, नोटिस करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। ये क्लियर है पॉइंट? और जब तुम मान लो टेम्परेचर अगर ऐसे समझो कि सॉल्वेंट का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का। अब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो मान लो कि -1 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब तुम -1 तक टेम्परेचर डाउन करोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, -1 पे उसकी सॉलिड लिक्विड फॉर्म में इक्विलिब्रियम दिखेगी। लेकिन अगर -2 डिग्री सेंटीग्रेड तुमने टेम्परेचर पहुंचा दिया तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिस्टल बनेंगे, मतलब सॉलिडिफाई होना शुरू होगा सॉल्वेंट, और उतना सॉल्वेंट क्रिस्टलाइज होके बाहर निकल जाएगा सॉल्यूशन से जितने में रिमेनिंग सॉल्यूशन की मोलैलिटी उतनी हो जिसका कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? -2 डिग्री। अब घटा के और नीचे पहुंच गए, मान लो -3 डिग्री, तो थोड़ा और क्रिस्टलाइज होगा, उतना जितने में बचे हुए सॉल्यूशन की मोलैलिटी ऐसी है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट -3 डिग्री नज़र आ रहा है। इस पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना इसको। क्लियर है? बाकी कैलकुलेशन उसी टाइप की जैसे हम लोग करते आ रहे हैं।
एक पॉइंट और देख लेते हैं, फिर जरा जेई के क्वेश्चंस पर आएंगे। अच्छा, केएफ की वैल्यू अगर देखोगे तो ये भी मिलती जुलती है, आर टी एफ स्क्वायर बाई 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूज़न बाई मोलर मास। टी एफ तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का है और डेल्टा एच फ्यूजन इस क्या है, इसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एम मोलर मास सॉल्वेंट का। ध्यान देना, ये जो फार्मूले लिखे हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, यही सब ये फार्मूले जितने भी हैं ये वैलिड हैं ओनली फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। कभी ऐसे पूछ दिया जाए कि दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तुरंत गलत हो जाएगा। दिस इज वैलिड फॉर डाइल्यूटेड, सारे रिजल्ट जो आ रहे हैं दीज आर वैलिड फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है भाई। अच्छा, एक पॉइंट और है अपना, ज़रा वो भी फिनिश करें फिर आगे आते हैं काम की चीज़ कैलकुलेशन पर। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वैसे तो तुमको पता है कि अगर मान लो हमने सेमी परमिएबल से मेम्ब्रेन लगा के सेपरेट किया है प्योर सॉल्वेंट को और सॉल्यूशन को, तो देखा जाता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल की टेंडेंसी मूवमेंट की किधर से किधर होती है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब अगर ऑस्मोसिस रोकनी है तो सॉल्यूशन की तरफ हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन के ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो रेट ऑफ ट्रांसफ़र है फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन ये कम होने लगेगा, और बढ़ाते बढ़ाते एक मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर पर ये ट्रांसफ़र बंद भी हो जाएगा। तो दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम पाई से डिनोट करते हैं। दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम पाई से डिनोट करते हैं। अगर इससे कम लगाओगे प्रेशर तो ट्रांसफ़र होता रहेगा, ऑस्मोसिस होती रहेगी। इतना लगाओगे तो कुछ नहीं होगा, और इससे ज़्यादा लगाओगे तो रिवर्स डायरेक्शन में ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है ना। अब बेसिकली ये सारा वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड है। तुम्हें पता है कि भाई सॉल्वेंट के अंदर तो कोई सॉल्यूट है नहीं, तो पार्टिकल की जितनी मूवमेंट की टेंडेंसी है वो अपना मूव करते हैं। लेकिन जब सॉल्वेंट में तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला लेते हो तो पार्टिकल होमोजीनियसली मिक्स हो जाते हैं कि नहीं सॉल्यूशन में। तो अब जब सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करता है तो ये वाले सॉल्यूट उसको क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं, मूवमेंट में रोकते हैं। तो इस वजह से मूवमेंट की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो अगर देखो तो मूवमेंट तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ भी हो रहा है और सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ भी, लेकिन सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट का रेट होता है ज़्यादा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट की मूवमेंट की टेंडेंसी ज़्यादा है, जबकि सॉल्यूशन के अंदर मूवमेंट की टेंडेंसी कम है। तो ये रिवर्स रेट होता है कम, इस वजह से हमें इफेक्टिव रेट नज़र आता है सॉल्यूशन की साइड। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अच्छा, अगर हम मान लो दो अलग अलग सॉल्यूशन सेपरेट कर दें, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी, दो अलग अलग सॉल्यूशन हम सेपरेट कर रहे हैं और कंसंट्रेशन ए में सॉल्वेंट की बी से ज़्यादा है, तो किधर से किधर ट्रांसफ़र होगा भाई। ए में कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ए में सॉल्वेंट पार्टिकल की मूवमेंट की टेंडेंसी कम होगी ना, और बी में सॉल्वेंट पार्टिकल की मूवमेंट की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो किधर से किधर चलेगा, बी से ए की तरफ चलेगा। और अगर लगाना है, रोकना है, तो किधर लगाएं प्रेशर, ए पर लगाएं। तो ए पर कितना लगाते हैं, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस के बराबर जब लगाते हैं तो ये ट्रांसफ़र ऑस्मोसिस बंद हो जाता है। बताइए तो। अच्छा, दोनों में जो ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला है उसको क्या बोलते हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले को हाइपोटोनिक, और बराबर है तो आइसोटोनिक। और ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन पाई इक्वल टू आई इंटू सी आर टी है, इसकी मदद से तुम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो निकल ही आएगा, कोई समस्या नहीं। ठीक है।
अब जरा हम जेई के क्वेश्चंस पर आते हैं भाई कि आखिर कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तुम्हें भी दिख जाएंगे तो तुम भी बोलोगे सर की एनालिसिस तो गलत है नहीं। जैसे मैं लिखता जाता हूँ कौन सा आया किधर से। क्वेश्चन तो दिख रहा है। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे है कि नहीं है, तो हमने लिख दिया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा क्वेश्चन देख के बताओ, वही वाला ग्राफ तो है जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला देखा था, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऐसे ही तो आता है ग्राफ, नीचे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता हुआ दिखता है। तो ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले पार्ट से ही तो रिलेट हो रहा है। तीसरा, ये कहाँ से है, आइडियल नॉन आइडियल से लग रहा है। चौथा कहाँ से लग रहा है, आइडियल नॉन आइडियल वाले पार्ट से लग रहा है। अच्छा, इसमें और भी क्वेश्चन थे जो कॉमन थे, मिलते जुलते, वो हमने फिल्टर करके हटा दिए। उस तरह के सिंगल या दो क्वेश्चन ही रखे हैं, ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये वाला कहाँ से लग रहा है, आइडियल नॉन आइडियल वाले पार्ट से ही तो रिलेटेड है। ठीक है। 6 नंबर कहाँ से लग रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से है कि नहीं। 7 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से है। 8 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से है कि नहीं। अच्छा, और देख लें। 9 बताओ पढ़ के, कहाँ से लग रहा है, आंख बंद करके मत बोल देना कॉलिगेटिव। 10 ठीक है। ये पैराग्राफ लेटेस्ट है, अभी 2022 का मिला नहीं, इसलिए 21 का रख रखा है। ये कहाँ से है, तो अब तुम्हें पता चल गया भाई। और जो क्वेश्चन थे वो इनसे मिलते जुलते ही थे, वो हटा दिए पुराने वाले, हमने लिमिटेड रखे हैं, सेलेक्टेड रखे हैं। तो तुम्हें पता चल गया आखिर क्या चीज़ काम की है और क्या काम की नहीं है। तो मतलब हम बात यहाँ पे देखो, इस क्लास में ऐसा नहीं कि हम रिवीजन करा रहे हैं, इस क्लास में हम सेलेक्टेड पॉइंट पे जहाँ तुम गलती कर सकते हो उन पे फोकस कर रहे हैं, या इम्पॉर्टेंट जो तुम्हारे पॉइंट जेई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। तो तुमने पूरी एनालिसिस देख ली कि ज़्यादातर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले से, बहुत सारे हैं वो तो, और लेकिन आइडियल नॉन आइडियल से भी हैं। इसके अलावा और कोई पार्ट दिख नहीं रहा है जिससे हैं। एक हेनरी लॉ से आया था क्वेश्चन, वो तुम्हें याद ही होगा वैसे तो, उसके अलावा और किसी पार्ट से दिखा ही नहीं क्वेश्चन। तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। अच्छा ठीक, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस पे बात। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो तुम्हें पता है ऑलरेडी कि हम आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कैसे सॉल्यूशंस को आइडियल बोलते हैं, कि अगर हम मान लो दो कंपोनेंट्स को मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हैं और सॉल्यूशन के अंदर जो डिफरेंट पार्टिकल्स आ रहे हैं उनके बीच इंटरेक्शन फोर्स सेम हो जैसा कि प्योर कंपोनेंट्स में था, तो ऐसा सॉल्यूशन आइडियल होता है, ठीक है ना। और आइडियल होता है तो आइडियल वाले केस में वॉल्यूम मिलाने पर किसी तरह का चेंज नहीं आता। इसका मतलब 1 लीटर पहला मिलाया, 1 लीटर दूसरा मिलाया, तो फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर ही दिखेगा। जबकि नॉन आइडियल के केस में ये 2 से डिफरेंट दिखेगा, कम या ज़्यादा। तो इसी को हम बोलते हैं कि भाई डेल्टा वी मिक्सिंग आइडियल वाले में 0 होती है। और क्योंकि पार्टिकल के बीच फोर्स सिमिलर है, कम या ज़्यादा नहीं हुआ, तो पार्टिकल ना तो पास आएंगे ना दूर जाएंगे, तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या रहेगी, 0। क्योंकि अगर पास आते तो हीट रिलीज होती, दूर जाते तो हीट कंज्यूम होती, तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी यहाँ पे 0 है। और तुम्हें पता ही कि आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट लॉ फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब A का प्रेशर PA नॉट x से आएगा,
बी का प्रेशर पी बी नॉट एक्स बी आएगा और पी टोटल पी ए नॉट एक्स ए प्लस या पी ए प्लस पी बी लिख दो, ठीक है ना। तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन ये है तो ध्यान से सुनना, जो भी हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है वो आइडियल की तरह बिहेव करते हैं। हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो है वो आइडियल की तरह बिहेव करते हैं। अब दूसरा कि जब भी हम दो सिमिलर कंपोनेंट मिला रहे हैं, सेम टाइप के कंपोनेंट की मिक्सिंग कर रहे हैं, तो मिक्सचर आइडियल ही बनेगा। जैसे बेंजीन टोलुइन मिला दो तो आइडियल बनेगा। अब वैसे तो एग्जाम्पल तुम पहचान जाओगे सिमिलर के नाम से, लेकिन कई सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो पहचान नहीं पाओगे। तो यहाँ पे मेरा सजेशन है कि तुम एग्जाम्पल्स याद ही रखो। एनसीईआरटी में तुम्हें दिए हैं, वहाँ से ही एग्जाम्पल आइडियल नॉन आइडियल की याद कर लो, पूछे जाते हैं। जेई में तुम्हें दिख गया है कि हो सकता है डेफिनेशन बेस है, हो सकता है एग्जाम्पल बेस है, तो एग्जाम्पल याद कर लो, क्योंकि जो पॉइंट बताऊंगा उससे डिस्टिंग्विश तो कर लोगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लोज होते हैं कि तुम पता नहीं लगा सकते। जैसे हम बोले वाटर प्लस एथेनॉल, तो लग रहा है मिलता जुलता है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन आइडियल थोड़ी ना है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, अल्कोहल मिलाते ही वो ब्रेक होने लगती है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन वाला एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पे ऐसे में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो उसको याद रखो। अच्छा, ये हो गया। फिर इसके बाद जब हम आइडियल बनाते हैं तो एंट्रोपी मिक्सिंग की क्या होती है? इसका मतलब दो कंपोनेंट मिला के अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं और सॉल्यूशन आइडियल है तो डिसऑर्डर इंक्रीज होता है। एंट्रोपी चेंज जो है मिक्सिंग की वो पॉजिटिव आती है, डिसऑर्डर इंक्रीज होता है। और तुम्हें पता है कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अगर लिख रहे हो तो ये तो है 0, और डेल्टा एस क्योंकि पॉजिटिव है तो ये आएगा नेगेटिव। इसका मतलब डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब जब भी हम ऐसे कंपोनेंट मिला रहे हैं जो कि आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं तो इनकी मिक्सिंग हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है। अच्छा, ज़रा बताओ डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा? 0। तुम्हें पता है थर्मोडायनेमिक्स से कि डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस क्यू बाई टी होता है कि नहीं? और Q तो 0 है बिकॉज Q इक्वल टू डेल्टा एच मिक्सिंग, तो ये भी 0 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीज़ें देख सकते हो तुम। इसी तरह अगर हम बात करें नॉन आइडियल की, तो नॉन आइडियल में भाई दो टाइप के नॉन आइडियल है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले ऐसे होते हैं कि अगर डिफरेंट, भाई नॉन आइडियल तब बनेगा जब डिफरेंट कंपोनेंट्स मिला रहे हो। तो अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऐसे मिला रहे हो कि मिलने के बाद उनके बीच इंटरेक्शन फोर्स की वैल्यू प्योर वाले कंपोनेंट से कम हो जाए, तो उन दोनों के बीच की पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो इसको बोलोगे ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। और डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, तो ओवरऑल ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। तो डेल्टा वी मिक्सिंग ऐसे में क्या आएगी? पॉजिटिव। और डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव आएगी क्योंकि पार्टिकल दूर दूर हो गए हैं तो हीट कंज्यूम करेंगे। डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव है। और ये राउल्ट लॉ नहीं फॉलो करते हैं क्योंकि अब इंटरेक्शन फोर्स कम हो गया, तो इंटरेक्शन फोर्स कम हो गया तो वेपर में जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो इंटरेक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। इंटरेक्शन फोर्स अगर ज़्यादा हो तो वेपर प्रेशर कम हो तो वेपर प्रेशर ज़्यादा। इसलिए वेपर प्रेशर की वैल्यू जो राउल्ट लॉ में आती थी उससे ज़्यादा आएगी पॉजिटिव डेविएशन वाले केस में। तो पॉजिटिव नेगेटिव यही तुम्हें बता रहा है कि पॉजिटिव मतलब जो भी था आइडियल के लिए उससे ऊपर आएगा प्लस, नेगेटिव मतलब जो आइडियल के लिए था उससे नीचे आएगा माइनस। तो इसी तरह नेगेटिव डेविएशन वालों में डेल्टा वी मिक्सिंग भी नेगेटिव आता है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी नेगेटिव आता है। और क्योंकि इंट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाते हैं इसलिए वेपर प्रेशर की वैल्यू कम आती है जितनी आनी चाहिए राउल्ट लॉ से, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है। पहचानने का तरीका, ये एग्जाम्पल तो याद करोगे जो बोला है कि जब भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हम ऐसे मिलाते हैं जिनके बीच किसी तरह का हाई इंट्रैक्शन या कोई केमिकल रिएक्शन टाइप हो रही हो,
तो ऐसे कंपोनेंट हमेशा नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। और अगर डिफरेंट कंपोनेंट हम ऐसे मिला रहे हैं जिनके बीच कोई रिएक्शन नहीं हो रही हो, ठीक है ना, और डिफरेंट है, कोई ज़्यादा इंटरेक्शन फोर्स कहीं से भी नहीं बढ़ता दिख रहा हो, तो ये पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अच्छा, डेल्टा एस की बात करें तो इसका भी पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव आता है और इसका भी पॉजिटिव आता है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आता है पॉजिटिव डेविएशन वाले का, उससे कम पॉजिटिव आता है आइडियल का, और उससे कम पॉजिटिव आता है नेगेटिव का। और डेल्टा एस सराउंडिंग आइडियल वाले में तो 0 थी, पॉजिटिव वाले में कितनी है -q/t। इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है कि नहीं, और डेल्टा एच पॉजिटिव है, q पॉजिटिव है, तो -q/t कैसा आएगा नेगेटिव। और इस वाले में पॉजिटिव। तो ऐसे चीज़ें चेक कर सकते हो। तो क्लियर है पॉइंट। इसके अलावा 1-2 पॉइंट्स पे मैं और बात कर लेता हूँ, है ना, फिर डिस्कशन करेंगे लास्ट वाला जो दिया था। कर लिया है ना सबने होमवर्क लास्ट वाला, अभी वाला नेक्स्ट टाइम करोगे, ऐसे चलता रहेगा। देखो ये तो सब आइडियल नॉन आइडियल पता है, सारी चीज़ें हो गई। एग्जाम्पल तो तुम ढूंढ के याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल वैसे तो पहचान सकते हो, लेकिन कई बार हल्का भी डाउट आया तो गड़बड़ होने का चांस है। तो एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं सब लर्न कर लो आइडियल नॉन आइडियल के। अच्छा, अब नॉन आइडियल वाले जो हैं ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी बनाते हैं, तुम्हें पता है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन से बनाते हैं, जो नॉन आइडियल बिहेवियर से ज़्यादा जो आइडियल बिहेवियर से ज़्यादा डेविएट होते हैं, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है क्या? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक खास कंपोजिशन पर बनता है। उस कंपोजिशन पर जब हम सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं तो वेपर में सेम कंपोजिशन हमें नज़र आता है वेपर का जो लिक्विड के अंदर है। देखो ऐसे मिला के अगर बॉयल करोगे तो वेपर में मोर वोलेटाइल का परसेंटेज बढ़ता है लिक्विड में मोर वोलेटाइल के कंपैरिजन में। लेकिन एजियोट्रॉप के केस में क्या होता है, वेपर का सेम वही कंपोजिशन नज़र आता है जो लिक्विड का था। तो ऐसे कंपोजिशन पर सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप। कौन बनाते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो आइडियल बिहेवियर से ज़्यादा डेविएट हो रहे हैं वो बनाते हैं। अब उसमें भी ये कौन सा एजियोट्रॉप बनाएगा? पॉजिटिव डेविएशन है। इसका मतलब हो गया कि वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ वाले से ज़्यादा आएगा। तो एजियोट्रॉप के केस में वेपर प्रेशर ये मैक्सिमम शो करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट उनका मिनिमम होता है, इसलिए इनको बोलते हैं मिनिमम और इसी तरह ये वाले कौन से बनाएंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल मतलब एनसीईआरटी से याद रखना है इसके, तुम्हारे पास जो भी बुकलेट वगैरह हो उससे याद रखना है ना। एक छोटा सा पॉइंट और बता दें, डिस्टिलेशन क्या होता है भाई? डिस्टिलेशन क्या होता है? प्रोसेस है जिसमें हम मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं फ्रॉम मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स, इसी को तो बोलते हैं डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में तुम्हें पता है कि भाई इस तरह का डायग्राम हम बनाते हैं, अलग अलग कई सारे वेसल हैं। तो जैसे पहले हमने लिक्विड लिया, कुछ कंपोजिशन हीट करेंगे तो ये वेपराइज होगा, इसको वेपर को हम कलेक्ट करके कंडेंस करेंगे अगले वेसल में, और यही प्रोसेस बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो फाइनली हमें जो मिलेगा लिक्विड उसमें मोर वोलेटाइल ऑलमोस्ट प्योर दिखेगा, लगातार ये करते चले जाएं तो। ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ x से 1
XB1 है कंपोजिशन, वेपर कलेक्ट की, इसका सपोज YA1 YB1 है, इससे जो अगले वाले वेसल में गया यही वेपर कंडेंस करोगे ना अगले में, तो ये मान लो इसको लिख रहे हो XA2 XB2, यहाँ से जो हीट करने पे मिलेगा ये YA2 YB2, इसको फिर से अगले में कलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, सपोज इसको बोलना है XA3 XB3। तो अगर मान लो A ज़्यादा वोलेटाइल है P0 A ज़्यादा वोलेटाइल है P0 A ग्रेटर देन P0 B, तो तुम यहाँ पे देखोगे कि जो XA2 होगा उसकी वैल्यू XA1 से तो ज़्यादा दिखेगी ना, और XA3 जो आएगा उसकी वैल्यू तो लगातार क्या A मोर वोलेटाइल है क्योंकि, तो उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा और कुछ स्टेप के बाद XA ऑलमोस्ट 1 के बराबर नज़र आएगा, ठीक है ना, कुछ स्टेप के बाद XA ऑलमोस्ट 1 के बराबर नज़र आएगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। अब यहाँ एक दो कंफ्यूजिंग पॉइंट रहते हैं, बेसिक कैलकुलेशन तो तुम्हें पता है, उन पे बात कर लेते हैं। जैसे देखो कि हम आइडियल के लिए फ़िलहाल ग्राफ बना रहे हैं अभी, तो तुम्हें पता होगा कि ए बी दो कंपोनेंट को मिला के अगर आइडियल सॉल्यूशन बनाएं जिसमें ए मोर वोलेटाइल है, तो इनका प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का ग्राफ, टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसा ही तो आएगा। जब XA की वैल्यू 1 तो प्रेशर P0 है, और ये XA की वैल्यू 0 तो प्रेशर P0 भी। और इसके करस्पॉन्डिंग वेपर का ग्राफ कैसा आएगा, जो वेपर कंपोजिशन दे, वेपर कंपोजिशन वाला ग्राफ इस तरह का आएगा। तो ये पीला वाला ग्राफ वेपर कंपोजिशन देता है, इसका मतलब ये येलो ग्राफ है ये टोटल प्रेशर वर्सेस वेपर का मोल फ्रैक्शन देगा, और ये वाइट ग्राफ है ये टोटल प्रेशर वर्सेस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे तुम XA या YA भी लिख सकते हो। YA पीले वाले ग्राफ के लिए कि एक पर्टिकुलर टोटल प्रेशर पर वेपर में क्या कंपोजिशन होगा येलो वाला ग्राफ देगा, और एक पर्टिकुलर प्रेशर पर लिक्विड में क्या कंपोजिशन होगा वाइट वाला ग्राफ देगा। तो इसका मतलब इस वाइट वाले ग्राफ के ऊपर तो देखो लिक्विड स्टेट मिलेगी अगर प्रेशर इस वैल्यू से ज़्यादा रखोगे, और इस येलो ग्राफ के नीचे वेपर मिलेगा, कोई भी लिक्विड नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसको हम बोल रहे हैं बबल पॉइंट या ड्यू पॉइंट, उसको डिस्कस कर रहे हैं जस्ट यहाँ पे। बबल पॉइंट किस ग्राफ पे मिलेगा, वाइट पे या येलो पे? बबल पॉइंट होता क्या है, बबल पॉइंट होता है, मान लो ये ग्राफ जो बनाया जा रहा है ये प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो इस ग्राफ को आइसोथर्मल बोलते हो। ये वाला जो ग्राफ है ये बेसिकली क्या है, ये ग्राफ आइसोथर्मल कंडीशन में बनाया जाता है। अरे हम इधर ही खड़े हैं, गड़बड़ हो गया। ये ग्राफ आइसोथर्मल कंडीशन में बनाया जाता है। अब देखो बबल पॉइंट होता है, मान लो आइसोथर्मली बात कर रहे हैं कि अगर हम लिक्विड पर प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएं, टेम्परेचर फिक्स है, लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएं, तो डिक्रीज करते करते ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे वेपर फॉर्मेशन जस्ट स्टार्ट हो, फर्स्ट वेपर बबल बने, दैट पॉइंट इज कॉल्ड बबल पॉइंट। तो जैसे तुम ग्राफ में देखो कि इतना प्रेशर, अगर ये कंपोजिशन लिया अगर, तो इस कंपोजिशन पे मान लो प्रेशर ये लगाया, तो इस प्रेशर पे लिक्विड ही दिखेगा तुम्हें। थोड़ा और प्रेशर कम किया तो भी लिक्विड ही दिखेगा, और कम किया तो भी लिक्विड ही दिखेगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पे लिक्विड जस्ट वेपराइज होगा, लिमिटिंग पॉइंट, फर्स्ट वेपर बबल बनेगा, तो इसी पॉइंट को तुम बोलते हो बबल पॉइंट। और अगर मान लो प्रेशर इससे कम किया तो और लिक्विड वेपराइज होगा, और कम किया और लिक्विड वेपराइज होगा। वेपराइज होते होते इस प्रेशर पर ऑलमोस्ट सारा लिक्विड वेपराइज हो चुका है इतने कम प्रेशर पे, मतलब लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड इज रिमेनिंग, ऐसे बोला जाता है, लिमिटिंग पॉइंट है। तो दिस पॉइंट इज ड्यू पॉइंट, ठीक है।
और अगर इससे भी नीचे चले गए तो कोई लिक्विड मिलेगा ही नहीं, तुम्हें गैस ही मिलेगा। समझ गए? तो इस पर्टिकुलर लाइन पे बात करें। अब तुमसे कोई पूछे भाई ये बबल पॉइंट पर तो निग्लिजिबल लिक्विड वेपराइज हुआ था, अब निग्लिजिबल वेपराइज होगा तो लिक्विड के कंपोजिशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? लेकिन वो जो निग्लिजिबल वेपर बनी उसका क्या कंपोजिशन होगा? तो उसका कंपोजिशन सेम प्रेशर पर येलो वाला कर्व बताएगा कि ये कंपोजिशन जो निग्लिजिबल वेपर बनी है उसका होगा। मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो बबल पॉइंट पर ये कंपोजिशन निग्लिजिबल वेपर जो बनी है उसका होगा, और ड्यू पॉइंट पर, ये ड्यू पॉइंट है, ड्यू पॉइंट पर क्योंकि लिक्विड सारा वेपराइज हो चुका है तो वेपर का कंपोजिशन तो वही होगा जो लिक्विड का था, लेकिन अब बचे हुए निग्लिजिबल लिक्विड का क्या कंपोजिशन होगा? ये वाला। ये थोड़े पॉइंट मतलब कंफ्यूजिंग रहते हैं, फिर भी ध्यान रखना, मतलब अलग ही एडवांस लेवल पे चलता है पूरी चीज़ें। ठीक है ना? तो जस्ट बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट का तुम ध्यान रखना और कुछ नहीं। डेफिनेशन क्या है? और इसी का अगर हम मान लो ये तो कर्व है जो प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन है, इसी का अगर हम टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ड्रॉ करें तो तुम्हें ऐसे दिख जाएगा। एक मिनट बेटा। हाँ पूछ, बोलो। नहीं, बबल पॉइंट के ऊपर देखो, ये हम बोल रहे थे कि जैसे बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट तो हो गया, बबल पॉइंट पर निग्लिजिबल सी वेपर बनी है कि नहीं, और निग्लिजिबल सी वेपर बनी है तो लिक्विड के कंपोजिशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो था वही है, लेकिन वो निग्लिजिबल वेपर जो बनी उसका क्या कंपोजिशन होगा? उसका ये कंपोजिशन होगा। इसी तरह और प्रेशर कम करते गए, सारा लिक्विड वेपराइज हो गया, तो ड्यू पॉइंट पे तो सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, निग्लिजिबल लिक्विड बचा है, तो वेपर का कंपोजिशन अब वही होगा जो लिक्विड का था। तो जो निग्लिजिबल लिक्विड बचा हुआ है उसका क्या कंपोजिशन होगा इस पॉइंट पे? उसका कंपोजिशन ये तुम्हें बता रहा है कर्व, जस्ट ये इंडिकेट किया है, कोई कैलकुलेशन नहीं आती, जस्ट एक बात ध्यान रखना। ऐसे ही ये तुम्हारा टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का भी कर्व है। इसमें देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हें वेपर स्टेबल मिलेगी ना, और टेम्परेचर कम करोगे तो लिक्विड स्टेबल मिलेगा। तो लो टेम्परेचर पर अगर देखोगे यहाँ पे तो ये लिक्विड ही मिलेगा वाइट वाले कर्व से नीचे, और येलो वाले कर्व से ऊपर की बात करोगे तो गैस मिलेगा। अब मान लो यहाँ पे हम बात करें बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट की, तो ये कर्व बेसिकली आइसोबैरिक कंडीशन में बनाया जाता है। दिस इज अंडर आइसोबैरिक कंडीशन, टेम्परेचर वेरी करा के। तो अगर सपोज टेम्परेचर कम है काफ़ी तो लिक्विड दिखेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे अभी यहाँ पे भी लिक्विड दिखेगा, यहाँ पे भी लिक्विड दिखेगा, और यहाँ पे लिक्विड जस्ट वेपराइज होगा। तो दिस पॉइंट इज बबल पॉइंट। ठीक है ना? और इसके ऊपर यहाँ किया तो और लिक्विड वेपराइज हुआ, और वेपराइज हुआ, और वेपराइज हुआ, और यहाँ पे सारा वेपराइज हो जाएगा, निग्लिजिबल बचेगा। तो दिस इज ड्यू पॉइंट। ठीक है? और इसके ऊपर ले जाओगे तो गैस ही मिलेगा। बस इतना ड्यू पॉइंट बबल पॉइंट है ना। क्लियर है पॉइंट? एक बार घर पे रीडिंग और लगा लेना, काम की चीज़ों की, जहाँ जो बोला है याद करने को, और फोकस तुम्हें दिखाई दिया क्या क्या आ रहा है, तो जिस चीज़ जो आ रही हैं उन पे बिल्कुल परफेक्शन लाओ, जो नहीं आ रही हैं उनको थोड़ा बहुत पढ़ लो कभी आ जाए तो। और बाकी एक लास्ट में तो हेनरी लॉ बचा है, वैसे तो तुम्हें पता है, फिर भी बता ही दो।
हेनरी लॉ क्या होता है? हेनरी लॉ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए होता है। क्या है कि लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आती है वो करस्पॉन्डिंग जो उसका प्रेशर है, मतलब कोई भी गैस है, अगर गैस को लिक्विड के कांटेक्ट में रखोगे तो गैस उसमें सॉल्युबल होगी। तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, उसका जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड के अंदर, वो उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो P = KH × X, यही तो लिखते हैं हेनरी लॉ। X गैस का लिक्विड में मोल फ्रैक्शन है, P उसका पार्शियल प्रेशर है, KH इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। गैस लिक्विड के नेचर, टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर सॉल्युबिलिटी गैस की ज़्यादा है तो KH की वैल्यू कम होगी। वेरी गुड। और अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटती है गैस के लिक्विड में, क्योंकि गैस के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। तो KH की वैल्यू, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH बढ़ेगा। हेनरी लॉ के लिए कंडीशन क्या होती है? जो भी रिएक्टिंग गैसेस हैं उनके लिए हेनरी लॉ वैलिड नहीं होता, नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए वैलिड होता है। अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई HCl है गैस, इसको वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं और N2 को, तो किसके लिए हेनरी लॉ वैलिड है? N2 के लिए वैलिड है, HCl के लिए नहीं वैलिड है। तो जो रिएक्टिंग गैसेस होती हैं उनके लिए वैलिड नहीं होता। और दूसरी चीज़ कि बहुत लो प्रेशर पर हेनरी लॉ वैलिड होता है, क्योंकि लो प्रेशर पर ही प्रोपोर्शनलिटी दिखती है, हाई प्रेशर पे प्रोपोर्शनलिटी नहीं दिखती। ठीक है ना। और टेम्परेचर इसी तरह क्या होना चाहिए? हाई या लो? हाई। ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर लो रखते हो तो गैस अपने आप डिसॉल्व हो जाती है ज़्यादा, जो प्रोपोर्शनलिटी फॉलो नहीं करती। अब ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, तो तुम्हें मैंने इसमें तो दिखाई दिया भाई क्या क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ऑलरेडी तुम्हारे ये सॉल्व किए हुए हैं, फिर भी घर पर एक बार और लगा लेना। इसके अलावा क्योंकि घर पे खाली रहते हो तुम लोग, तो हमने थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पार्ट बी में डाल दिए हैं। 13 से 42 तक अलग डिफरेंट, मतलब जो भी वेरिएशन है उनको कवर करते हुए डाले गए क्वेश्चन। तो कुछ इजी दिखेंगे और लास्ट में कुछ टेढ़े भी दिखेंगे। ठीक है ना। तो दिख ही रहा होगा थोड़े टेढ़े टेढ़े भी, मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हारे काम के हैं, फ़ायदा पहुंचाएंगे एग्ज़ाम में। अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा टाइम निकाल के इसको सॉल्व कर लेना। कर लोगे भाई? अब उस पिछले वाले पे आते हैं ज़रा, सॉलिड। देखो सॉलिड में जेई वाले तो वैसे क्लास में ही निपटा लिए थे हम लोगों ने, तो फिर भी अगर जेई वाले किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट लग रहा हो, 1 मिनट, 1 से कहाँ तक है, 1 से 13 के बीच, इसमें अगर किसी का कोई डाउट आ रहा हो कोई क्वेश्चन, तो हम उसको ले लेंगे फिर से। तुम्हारे पास असाइनमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार में पूरा असाइनमेंट नहीं दिखेगा बोर्ड पे। जेई वाले किसी क्वेश्चन में डाउट? 11, चलो 11 देख लेते हैं एक एक करके। भाई कहाँ गया कलर? तो 11 और कोई लग रहा है किसी का? 12। ठीक है, देखें। देखो 11 में तुमसे बोला जा रहा है, अपना असाइनमेंट देखते रहना, कि एलिमेंट FCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है, एज लेंथ 400 पिकोमीटर है। कैलकुलेट मैक्सिमम डायमीटर ऑफ एटम विच कैन बी प्लेस्ड इन इंटरस्टिशियल साइट विदाउट डिस्टर्बिंग। तो भाई FCC में कौन से साइट्स होते हैं, वॉइड होते हैं? ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। और अगर मैक्सिमम साइज़ का फिट करना है तो किस में फिट करोगे? ऑक्टाहेड्रल में। और विदाउट डिस्टरबेंस फिक्स करना है तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका मतलब वॉइड पे रखे पार्टिकल का रेडियस अगर RV माने, R वॉइड, और पार्टिकल का रेडियस अगर R है, तो ये रेशियो किसके बराबर होना चाहिए? 0.414 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से वॉइड पे रखे पार्टिकल का रेडियस आ जाएगा, और रेडियस आ जाएगा तो डायमीटर निकाल ही लोगे, हो जाएगा। और 12 नंबर देखते हैं भाई। इसमें बोल रहे हैं कि एज लेंथ यूनिट सेल का 5 एंगस्ट्रॉम है, एटॉमिक वेट मेटल का 75 है,
और डेंसिटी 2 ग्राम है, रेडियस बतानी। तो भाई इसमें कैलकुलेशन करनी कुल मिला के समझ में आ रहा है कि तुम पहले z पता लगाओ, क्योंकि डेंसिटी जो है वो क्या लिखोगे, z इंटू एम बाई एन ए, डिवाइडेड बाई ए क्यूब, और एज लेंथ 5 एंगस्ट्रॉम है, 5 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर में। तो यहाँ से तुम्हारा z आ जाएगा, और z आ जाएगा तो z आते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से टाइप का क्यूबिक यूनिट सेल है। क्या आ रहा है z, कितना आया, नहीं निकाला, निकाल लो। z की वैल्यू आ जाएगी तो z आते ही तुम रिलेशन लगा दोगे जैसा भी FCC, BCC या सिंपल क्यूबिक है उसके हिसाब से। देखो ये सब क्वेश्चन करके ज़रूर देखो, क्योंकि क्या होता है एग्ज़ाम में यही में कैलकुलेशन कहीं अटकने लगती है, कहीं कुछ अटकने लगता है। तो घर पे जब कर करके सॉल्व कर निकालोगे आंसर, तब एग्ज़ाम में स्मूथली चलेगा मामला। Z2 आ रहा है, ठीक है। तो Z2 मतलब BCC, और BCC मतलब 4R इक्वल टू A√3। तो यहाँ से बन जाएगा काम। क्लियर है? और देखो ज़रा 14 से 20 में किसी का कोई डाउट, इन्फॉर्मेशन वाले तो याद ही कर लिए होंगे वैसे, जैसे 80 नंबर इन्फॉर्मेशन है तो ऐसे याद रखना, कभी कभी आ जाते हैं ये सब। 14 से 20 में किसी का कोई लग रहा है? नहीं है? क्योंकि जैसे ये 20 नंबर है और 18 नंबर है, ये तुम देख के उनकी शक्ल नहीं बता पाओगे क्या है भाई, ये याद रखने वाले हैं, हम बता दें क्लियर। तो तुम जैसे NCERT उठाओगे तो उसमें एग्जाम्पल्स ये मिल जाएंगे, तो ये याद रखनी चीज़ें, क्योंकि ये कोई भी नहीं बता सकता अगर उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, सीधी सी बात। अच्छा 21 से 25 में 21 का D, ईच एटम टचेस 6 एटम इन सेम लेयर एंड 3 अपर लोअर। देखो FCC में तुम्हें पता है कि 4 लेयर एक यूनिट सेल में आ रही थी, लेयर A, B, C और A थी ना, और हर लेयर कैसी थी, हेक्सागोनल थी कि नहीं? हर लेयर हेक्सागोनल थी। तो हर लेयर अगर हेक्सागोनल थी तो हेक्सागोनल लेयर में किसी पार्टिकल को कितने टच करते हैं आसपास, 6, तो सेम लेयर में 6 टच करेंगे ही करेंगे। और इसके ऊपर वाली में देखोगे तो भाई इस पार्टिकल को 3 टच करते हैं, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनाता है, और ऐसे ही नीचे भी 3 टच करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 12 हुआ। और कोई लग रहा है इसमें? 25, 23, 25। देखो 23 में, अरे ये तो क्लास का है, ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन का अगर टॉप व्यू देखोगे तो तुम ऐसा दिखेगा ना, ठीक है ना, टॉप व्यू ऐसा दिखेगा। अब इसमें एक कॉर्नर कट करके देख लेते हैं, बाकी भी वैसा ही हो जाएगा। एक कॉर्नर कट करोगे तो ट्राइंगल नज़र आएगा उस पर, तो इसका मतलब एक कॉर्नर से 3 कॉर्नर जनरेट होंगे, टोटल 4 थे तो 12 कॉर्नर हो गए, ठीक है ना। और साइड्स कितनी हो गई, पहले 3 और 3 6 साइड्स थी कि नहीं, कटने से पहले 3 बेस पे और 3 ऊपर, तो 6 साइड्स थी। अब हर कॉर्नर पे 3 और जनरेट हो गई, 4 कॉर्नर थे तो 12 साइड्स जनरेट हो गई, और 6 पहले से हैं तो कितने हो गई, 18, ठीक है। ट्रायंगुलर फेसेस कितने हो गए, हर कॉर्नर एक ट्रायंगुलर फेस बन गया कि नहीं, 4 ट्रायंगुलर फेस।
और जो पहले से ट्राइंगल था वो कटने के बाद हेक्सागन बनता है कि नहीं? तो कितने हेक्सागन? 4 हेक्सागन। तो ऐसे सब चीज़ें बता सकते हो, राइट। 25 इसमें बताया था कि NaCl में अगर स्ट्रांशियम क्लोराइड की डोपिंग कर रहे हो तो स्ट्रांशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज देने पर एक का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब एक कैटायनिक वैकेंसी बनेगी कि नहीं? तो एक स्ट्रांशियम क्लोराइड से एक कैटायनिक वैकेंसी, तो 10⁻³ मोल %, मतलब एक में अगर देखें तो 10⁻⁵ मोल डालें तुमने एक NaCl में, तो इतने मोल अगर स्ट्रांशियम क्लोराइड के डालें तो इतने ही मोल कैटायनिक वैकेंसी के भी होंगे, और इतने ही मोल कैटायनिक वैकेंसी के होंगे तो दिस इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये कैटायनिक वैकेंसी दिखेंगी कि नहीं? सीधे सीधे कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अच्छा 26 से 30 के बीच कोई लग रहा है? 31 तक, 26 से 31 में किसी कोई लग रहा हो क्वेश्चन? देख लो, देखो सॉल्व जरूर कर लेना है, इकट्ठा करके खूब सारा 10-20 किलो बैठ जाओगे केमिस्ट्री का, मैथ का, फिजिक्स का, नॉलेज थोड़ी ना पड़ेगी। वो तुम जितना प्रैक्टिस करोगे, देखो हर चीज़ का अलग अलग ढंग है। कुछ चीज़ें हैं जिसको प्रैक्टिस करने से ज़्यादा क्लियरिटी बढ़ती है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको याद करना ज़्यादा पड़ता है ना। तो जैसे मैथ है, फिज़िक्स है, फिज़िकल केमिस्ट्री है, यहाँ पे याद करके काम ज़्यादा नहीं चलेगा, मैथ में तो बिल्कुल नहीं। तो साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो प्रैक्टिस कर करके बहुत सारी कैलकुलेशंस तुम्हारे दिमाग में अपने आप फीड हो जाती हैं, और जब तुम अगली कैलकुलेशन पे जाते हो तो वो अगली कैलकुलेशन फास्ट कर देती हैं। अब IOC पढ़ोगे तो उसमें याद रखने का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, OC पढ़ोगे तो उसमें भी समझने वाली भी चीज़ें हैं लेकिन याद रखने वाली भी ज़्यादा है। तो अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग हिसाब से पढ़ो, है ना। और प्रैक्टिस करने से क्या, जो गलतियाँ होंगी तुम्हारी, कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, गलत वालों को मार्क करते जाओ, चेक करो गलती क्यों हो रही है आखिर, टाइम लिमिट लगा के प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या तुम्हारी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अब तुम बोलो आते तो सब हैं लेकिन हमें लगेगा कम से कम 10 घंटे इस पेपर में, 3 में तो हो ही नहीं सकता, तो भी गलत, ठीक है ना। तो पेपर किस चीज़ का हो रहा है, तुम्हारी सब्जेक्ट नॉलेज का हो रहा है, कैलकुलेशन तुम्हारी कितनी फास्ट है, कितनी एक्यूरेट है, इसका हो रहा है, कितने कम टाइम में तुम कर लेते हो, इसका हो रहा है। तो अकेले ऐसा नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, उसमें कई सारी चीज़ें हैं। एग्ज़ाम में अचानक प्रेशर रहेगा दिमाग पे, कैसे हैंडल करते हो उस प्रेशर को, इसका टेस्ट हो रहा है। तो टेस्ट अकेले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नहीं, उसके साथ तमाम चीज़ें हैं जो तुम्हारी टेस्ट हो जाएंगी एग्ज़ाम में, ठीक है भाई। तो उस हिसाब से काम करो, तो करते रहो। फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिक्विड वाला असाइनमेंट लेंगे, और अगला टॉपिक कौन सा है शेड्यूल में, काइनेटिक्स, उसको लेंगे। हाँ बेटा 27 लाओ देख लेते हैं चलने से पहले। अच्छा ये साइज में बड़ा दिख रहा है इसलिए पूछा, चलो देखते हैं। देखो मेटल जो है उसका एटॉमिक मास दिया है तुम्हें 31.25, और ये CCP अरेंजमेंट में है, और शॉर्ट की डिफेक्ट शो कर रहा है, एज लेंथ दिया है, डेंसिटी दिया है। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल एटम M मिसिंग पर लीटर ऑफ द क्रिस्टल। तो देखो अब तुम्हारे पास ये जो डेंसिटी दी हुई है, ये तुम्हें डिफेक्टेड क्रिस्टल की डेंसिटी दी हुई है, परफेक्ट की नहीं, ये डिफेक्टेड क्रिस्टल की डेंसिटी दी है। अब डिफेक्टेड क्रिस्टल की डेंसिटी दी है तो तुम ये पता लगा लो पहले कि परफेक्ट क्रिस्टल तो CCP अरेंजमेंट है, तो परफेक्ट क्रिस्टल में तो 4 एटम होने चाहिए एक यूनिट सेल में, डिफेक्टेड में उसके करस्पॉन्डिंग कितने एटम है। तो पहले जस्ट ये लगाओ 1.6075 इक्वल टू Z इंटू M/Na डिवाइडेड बाई A³। तो इससे तुम्हारा ये Z आ जाएगा डिफेक्टेड का। तो इसका मतलब
एक यूनिट सेल में कितने मिसिंग हैं वो तुम बता सकते हो कि भाई एक यूनिट सेल में 4 माइनस जेड मिसिंग है। अब बात आ रही कितने, 1 लीटर में, तो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम तो 1 क्यूब है, तो 1 लीटर में या 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल होंगे ये पता लगा सकते हैं। 1 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, तो ये नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे तुम्हारे। और एक यूनिट सेल में कितने गायब हैं, 4 माइनस जेड, तो इतनी यूनिट सेल में कितने गायब हैं, दिस इंटू 4 माइनस जेड। आ जाएगा कि नहीं। देखो क्वेश्चन में सॉल्व बाद में करो, पहले समझो कि एग्जैक्टली करना क्या है, वो तुम्हारे समझ में आ जाएगा, बाकी फिर कैलकुलेशन स्पीड। एग्जाम में कई लोग तुम्हें दिखेंगे जो हो सकता है बड़ी तेजी से लग रहा हो करते जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल बड़ा मचाए पड़े हैं, है ना, तो उनको देख के घबराना नहीं, क्योंकि कई तो हवा में ही चले रहते हैं, तो उसका रिजल्ट आता ही नहीं बाद में। हम लोग समय तो क्या पेपर वाला होता था, तो कई क्लास में मैं बैठा एग्ज़ाम जब दे रहा था जेईई एडवांस का, मैं देखा कि मेरे आगे कॉर्नर वाला आगे से इधर बड़ी तेज़ी से करने में लगा हुआ है, मेरा फ्रेंड ही था वो ऐसे, तो अब लगा बड़ी तेज़ी से, और पेपर था टफ मैथ का, मैं कहा इतनी तेज़ कैसे हो रहा है भाई, यहाँ तो हालत बिगड़ी है, ये कर ले रहा है। मैं तो घबरा गया, ठीक है मैं करने में लगा रहा अपना जितना हुआ जैसा हुआ, फिर बाद में रिज़ल्ट आया उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो एग्ज़ाम में बहुत लोग दिखेंगे मतलब बिल्कुल फुल एनर्जेटिक और पता नहीं क्या क्या, तुम अपने शांत दिमाग से जाओ, प्रॉपर चीज़ें समझ के करो, जो दिखते हैं हवा में वो जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट उनमें कुछ बेस भी हो, ठीक है ना। जिनको नॉलेज है वो शांति से बैठ के अपना काम करने में या फोकस करने में लगे रहते हैं, बाकी इधर उधर वाले नहीं, समझ रहे हो। बाहर निकलेंगे एग्ज़ाम का, अरे तूने क्या किया, मैंने ये करके आ गया, ये करके आ गया, बाद में रिजल्ट गायब रहता है इनका। तो इसलिए मतलब इस चक्रों मत पढ़ो, क्योंकि 2 पेपर होंगे, एडवांस की बात कर रहा हूँ, पहले पेपर के बाद जब बाहर निकलोगे तो हालत तो ज़्यादा अच्छी होती नहीं कई लोगों की, फिर भी निकल के अगले पेपर पे फोकस करो। 2-4 निकलेंगे वहाँ समोसा खा रहे हैं और अरे मैंने तो ये फोड़ डाला, ये कर लिया, ये कर लिया, तुम सुन के घबरा ही जाओगे वो तो उसके चक्कर मत पड़ो, अपना शांति से बैठो, काम करो, अगले एग्जाम पे फोकस करो, जाके दो, रिजल्ट में अपने आप डिफरेंस बाद में दिखेगा, ठीक है ना। तो फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ओके। इसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए।